जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी प्रमोटर्स में। आज के इस वीडियो में एसएसटी सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर देखेंगे। ठीक है, मॉडल पेपर यानी आदर्श प्रश्न पत्र का मतलब होता है मॉडल पेपर। ठीक है, मॉडल पेपर से आपको क्या होगा पहले सुनिए। मॉडल पेपर का मतलब क्या होता है बच्चों, आप सुनिए। देखिए, जो मॉडल पेपर होता है यूपी बोर्ड, ठीक है, यूपी बोर्ड यूपीएमएसपी द्वारा जारी किया गया होता है कि आपका पेपर, ठीक है, आपका पेपर इस तरह से आएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखा रहेगा, बताया जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, नंबर कितना होता है, वेटेज होता है, पूर्णांक होता है 70 नंबर का, समय कितना मिलता है आपको 3 घंटे का। इस सारे पेपर में ही आपको बताया जाता है। ठीक है, और पेपर का जो फॉर्मेट होता है, पेपर यानी कि क्वेश्चन किस तरह से लिख के आएगा, कितने बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, यानी कि कितने लघु होंगे, कितने अति लघु होंगे, कितने दीर्घ होंगे, ये सब मॉडल पेपर में बताया जाता है आपको। ठीक है, तो मॉडल पेपर अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट है, सीरियस स्टूडेंट है, ठीक है, आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि जो मॉडल पेपर है उस हिसाब से, यानी कि मॉडल पेपर के ही हिसाब से पेपर बनाया जाएगा। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे, आप अगर पढ़ रहे हैं एसएसटी, ठीक है, एसएसटी पढ़ रहे हैं, आपको जब यही नहीं पता होगा कि पेपर कैसा आता है, लेवल कैसा होता है, ठीक है, तो आपकी तैयारी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, और पेपर को अगर अच्छे से, मॉडल पेपर को अच्छे से देखते हैं तो आप निश्चिंत है। ठीक है, आपकी जो तैयारी होगी बहुत अच्छी होगी, बहुत बेहतरीन होगी। चलिए देखते हैं। पहले देखिए, सामाजिक विज्ञान का पेपर है। ठीक है, और पूर्णांक कितना, पूर्णांक मतलब होता है पूरा कुल कितने अंक आएगा। सामाजिक विज्ञान का पेपर यूपी बोर्ड के एग्जाम में कितना आएगा, 70 नंबर का आता है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैं बताई हूँ 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा और इसका समय क्या होता है, 3 घंटा। ठीक है, 3 घंटा और 15 मिनट। ठीक है, 3 घंटा 15 मिनट का पूरा समय मिलता है आपको। जब पेपर होता है यूपी बोर्ड का, जब पेपर आएगा तो 3 घंटे और 15 मिनट के आपके पेपर होंगे। याद रखिएगा, पूरे बारीकी से मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, पूरा ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ अच्छे से बताऊंगी। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा कि मैम ये नहीं समझ में आ रहा, मुझे बता दीजिए। और सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर मैं आपको बताने वाली हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्या होगा, सामान्य निर्देश क्या है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एग्ज़ाम हॉल में इतना ज़्यादा बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये चीज़ें नहीं पढ़ पाते, तो उससे पहले आप पढ़ लीजिए इसको। ठीक है, यहीं पे पढ़ लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। चलिए, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ये तो पता ही होगा, सभी प्रश्न अनिवार्य है। देखिए, परीक्षा जो पैटर्न है सेम टू सेम ऐसे ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर के अनुसार ही पेपर को बनाया जाता है। चलिए देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। चलिए, ये तो कॉमन बात है। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्या बोल रहा है, प्रश्न पत्र। ठीक है, क्या दिया है, जो प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र 2 खंडों अ और ब में, यानी कि अ और ब में विभाजित किया गया है, यानी कि बांटा गया है। खंड अ में 20 अंकों के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। देखिए, 20 अंक जो हैं वो आपके बहुविकल्पी है, यानी कि अगर एमसीक्यू क्वेश्चन लगा लेते हैं, यानी कि एमसीक्यू बहुविकल्पी क्वेश्चन आप लगा लेते हैं, आपके 20 में 20 मार्क्स आ सकते हैं या 19 आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, 20 नहीं बोलते, 19 आ जाएंगे आपको। अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं लगाए हैं तो आज से स्टार्ट कीजिए। देखिए, मेरा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहाँ पे हिस्ट्री का सारा एमसीक्यू करवा दिया गया है। आप जाइए बारी बारी से सारा देखिए, चैप्टर वाइज है पूरा। ठीक है, उसको जाइए वॉच कीजिए। देखिए, 20 अंकों का बहुविकल्पी प्रश्न आएगा। और एक बात ध्यान से सुनिए, जिनका उत्तर ओएमआर सीट पर दिया जाना है। देखिए, जो 20 अंक का जो आपका बहुविकल्पी आएगा वो कॉपी में नहीं लिखना है आपको, ध्यान से सुनिएगा। आपको एक ओएमआर सीट दिया जाएगा, ओएमआर सीट दिया जाएगा। देखिए, ओएमआर सीट क्या होता है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी डिटेल में। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। चलिए, ओएमआर सीट हो गया। ओएमआर सीट पे लिखना होता है, इसका जो 20 अंक का होता है बहुविकल्पी। देखिए, 70 में 20 अंक का क्या होता है, बहुविकल्पी होता है आपका। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है बहुविकल्पी को। चलिए नेक्स्ट क्या है, ओएमआर सीट पे,
उत्तर का अंक दिए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं है, यानी कि जो OMR सीट होता है जिसमें ऐसे गोला गोला यानी कि डॉट देना होता है, ऐसे भरना होता है, अब उसको क्या करना है, काटना नहीं है उसको, ना तो इरेजर करना है, यानी कि उसको इरेज भी नहीं करना है। एक बार आप उसको फिल कर लिए, यानी कि एक बार उस पर गोल गोल ऐसे कर बना दिए, भर दिए, ठीक है, और उस पर वाइटनर भी नहीं, वाइटनर तो बिल्कुल भी मत लेके जाइएगा आप, ना इरेजर, कुछ नहीं करना है आपको। एक बार अगर डॉट पे ऐसे क्लिक कर दिए, ठीक है, OMR सीट पे ऐसे भर दिए, उसके बाद से कुछ नहीं करना है आपको। इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगी, उसको जरूर देखिएगा आप, ठीक है, मेरे साथ बने रहिए। चलिए, खंड ब क्या कह रहा है, 50 अंकों का है। देखिए, हो गया, ठीक है, 20 अंक का, बहुत अच्छे से डिटेल से बता रही हूँ, ध्यान से देखिए वीडियो को। बहुविकल्पी क्वेश्चन है, बचा कितना, 50 अंक का। 50 अंक का क्या है, खंड ब है। देखिए पांचवा क्या बोल रहा है, देखिए पांचवा बोल रहा है खंड ब 50 अंकों का निर्धारण है। खंड ब का है क्या, खंड ब 50 अंकों का निर्धारण, इसमें वर्णात्मक 1 वर्णात्मक 2, यानी कि देखिए वर्णात्मक मतलब एक होगा लघु, लघु प्रश्न होंगे, और एक होगा दीर्घ का जो सबसे बड़ा लिखा जाता है, ठीक है, 2.5 पेज का, 2.5 पेज का जो लिखा जाता है, ठीक है, वर्णात्मक 1 वर्णात्मक 2। और उसी में क्या दिया होगा आपको, 2 मानचित्र के प्रश्न दिए होंगे, मानचित्र बनाना है, ठीक है, बनाना होता है या फिर वो लोग देते हैं, ठीक है, दोनों हो सकता है, अगर नहीं मिलेगा तो आपको बनाना पड़ेगा। तो मानचित्र भी धीरे धीरे बनाना सीखिए, रफली बनाना सीखिए, ठीक है। देखिए मानचित्र बनाना होगा, मानचित्र क्या होगा, एक इतिहास से और एक होगा भूगोल से। क्या होगा, भूगोल से। 2 मानचित्र बनाना है आपको, दोनों मानचित्र में क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन का आंसर लिखना है, उसके बाद से मानचित्र में चिन्ह दिया होगा, ठीक है, इस चिन्ह से दर्शाइए या फिर इस चिन्ह से दर्शाइए, ठीक है, इस तरह का दिया होगा, इसको डिटेल में मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। और नीचे दिए गए मानचित्र की उत्तर पुस्तिका को मजबूत संलग्न से बांधना, यानी कि जो आपको धागा थ्रेड मिलता है, वहाँ पे धागा जो मिलता है, ठीक है, उसको मानचित्र अगर आपको मिलेगा तो उसी पेपर में मानचित्र को धागे से बांधना है, और ऐसा बांधना है कि ये नहीं कि ऐसा बांधे कि छूट जाए, ठीक है, अच्छे से बांधना है, उसको कैरी करना है, ठीक है। उसके बाद से देखिए नीचे क्या है, दृष्टिबाधित परीक्षार्थी के लिए। देखिए ये दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, आपके लिए नहीं है, ठीक है, जिसको प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए देखिए खंड अ, अभी आपको बताई हूँ खंड अ के बारे में, कुल कितने आएगा, 70 में आपका कुल कितना आएगा, 20 अंक का। सोचिए 20 अंक का केवल बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे, वो भी OMR सीट पे, OMR सीट पे, ठीक है, भरना है उसको, कॉपी में नहीं भरना है, OMR सीट पे भरना होता है। इसको भी बारे में अच्छे से बताऊंगी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, ताकि जो भी वीडियो बनाओ नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। 20 अंक का है, देखिए 20 अंक का 20 क्वेश्चन दिया होगा, 1 से लेके 20 क्वेश्चन दिया होगा, और एक एक नंबर का होगा आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन, ठीक है, खंड अ है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं आपके। देखिए मैं आपको इसलिए बोले, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक हुआ है प्लेलिस्ट जाइए, खोलिए, देखिए हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन मैं सारे करवा चुकी हूँ आपको, सारे चैप्टर का, आप जाइए देखिए, ठीक है, प्लेलिस्ट में, और क्वेश्चन को लगाइए। आपके पास टाइम कम है तो 2x में वीडियो करके देखिए, स्पीड बढ़ाइए और स्पीड में करके देखिए। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, वीडियो चालू कर दीजिए और 2x स्पीड में करिए, या फिर उससे कम स्पीड करिए और सुनते रहिए उसको, आपको याद हो जाएगा। आपके 20 में से 18 से 19 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, अगर आप मेरा वीडियो देख लेते हैं तो। चलिए पहला क्वेश्चन है खंड अ, अभी जैसा कि आपको बताएं कितने नंबर का, 20 अंक का, इतने बार मैं आपको बता दी हूँ, आपको याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, आंसर बताना है आपको, कब हुआ था, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। और जिस बच्चे की तैयारी हो चुकी है, यानी कि जो बच्चा सोच रहा है कि चलो मेरी SST की यानी कि सामाजिक विज्ञान का तैयारी हो गया है, आप जरा इस मॉडल पेपर से, ठीक है, जो मॉडल पेपर मैं बता रही हूँ, मॉडल पेपर से देखिए क्या आपको क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने आ रहे हैं, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने आ रहे हैं, कि मैम मुझे इतने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, और नहीं आ रहा है तो सोचने वाली बात है, ठीक है, अभी से तैयारी में लग जाइए, अभी भी टाइम कम नहीं है, ठीक है, अच्छा खासा टाइम है, आप टाइम को यूटिलाइज कीजिए अच्छे से। चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा इसका, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में होता, ये अपने वीडियो में मैं बताई हूँ, कब हुआ था, फ्रांस में हुआ था। कब, फ्रांस में हुआ था। किस देश में हुआ था, फ्रांस में हुआ था,
1889 का जो क्रांति हुआ था, आपको याद होगा, मैं अपने वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है। जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनको पता होगा, ये आंसर टिक लगा लेंगे, ठीक। और ड्यूक मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है? अब बताइए, जो बच्चे पढ़े होंगे ना, वीडियो पूरा अच्छे से बता देंगे। रूसो, काल्विन, विक्टर इमैनुअल या मेथसिनी? क्या होगा आंसर इसका? बताइए आंसर क्या होगा? मेथसिनी। क्या होगा आंसर? मेथसिनी। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन करवा चुकी हूँ और जो बच्चे किए होंगे मॉडल पेपर को अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी थी? ये भी क्वेश्चन करवाई हूँ। अब आपको बिलीव नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है, आप मेरे वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, हूबहू यही क्वेश्चन है, ठीक है। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी? मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं एनसीईआरटी को प्रीफर करती हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बार बार बोलती हूँ आपको, अब पूरा एनसीईआरटी से ही करवाया गया है। यूपी बोर्ड के जो भी बच्चे स्टूडेंट हैं, अच्छे से अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, अच्छा परसेंटेज लाना चाहते हैं, तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिए और जो समझा रही हूँ ठीक से समझिए, उसको लाइटली मत लीजिएगा। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी थी? जॉन राइट, एडू कार्नेगी, रिचर्ड आर्कराइट या जेम्स वॉट? अब बताइए आंसर क्या होगा? रिचर्ड आर्कराइट। और जेम्स वॉट किसकी खोज किए थे? आप बताइए, जो बच्चे वीडियो देखे होंगे कमेंट में करिए, कमेंट मैम ये है होगा, ठीक है। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई थी। इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। अब सोचिए, इतना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन इतना बड़ा है। अब जो बच्चे सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं आ सकता है, तो इस गलती में बिल्कुल मत रहिए। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, देखिए, और ऐसे ही क्वेश्चन को मैं करवाई हुई हूँ अपने लास्ट वीडियो में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाइए और लास्ट वीडियो खोल के देखिए, सारे क्वेश्चन मैं ऐसे ही करवाई हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड। चलिए देखते हैं इसका क्या होगा। कीमतों का गिरना, कीमतों का स्थिर रहना, कीमतों का बढ़ना या उपरोक्त सभी? आंसर बताइए, आंसर क्या होगा? जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं आंसर बताइए। आपको भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिए और एमसीक्यू भी पढ़ाई हूँ उसको भी देखिए ध्यान से। क्या होगा इसका? कीमतों का गिरना। क्या होगा? कीमतों का गिरना आंसर होगा। कितना हो गया? 4 क्वेश्चन हो गया। 4 क्वेश्चन में से आपको कितना आया ये बताइए। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1448 में, ठीक है, 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पुस्तक छापी थी? देखिए डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़े होंगे, यूपी बोर्ड के विद्यार्थी जो हैं, अगर पढ़े होंगे तो आंसर तुरंत दे देंगे। जैन ऑयर, हार्ट के डिडिट, रोमोना या बाइबल? क्या होगा आंसर इसका? क्या होगा? बाइबल। जाइए डायरेक्ट देखिए, क्वेश्चन वीडियो से मिलाइए और देखिएगा, हूबहू यही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पढ़िए इसको। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? क्या पढ़े हैं आप इसको? आंसर बताइए क्या होगा? एक ही भाषा के बोलने वाले लोग, सभी भाषाओं के बोलने वाले लोग, केवल जर्मन भाषा के बोलने वाले या उपयुक्त सभी? ठीक है, मैं चाहती हूँ कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ, ठीक है। देखिए आंसर क्या होगा? एक ही भाषा के बोलने वाले लोग, ठीक है, एक ही भाषा के बोलने वाले लोग इसका आंसर होगा, ठीक है। एक ही भाषा के बोलने वाले लोग, बेल्जियम सामुदायिक सरकार। देखिए ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है ये भी बताती हूँ आपको। यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद, क्योंकि आप अगर एमसीक्यू देखे होंगे तो आप चैप्टर का नाम भी बता देंगे, अच्छे से बताएंगे, ठीक है। चलिए 7 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? ठीक है, ये किसका है? नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र का, ठीक है, नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन है, ये भी मैं बता दे रही हूँ आपको। चलिए आंसर बताइए। कठोर और लिखित संविधान, शक्तियों का केंद्रीयकरण, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय। आंसर क्या होगा? आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा शक्तियों का केंद्रीयकरण, ठीक है, शक्तियों का केंद्रीयकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। 8वां क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है? श्रम का लैंगिक विभाजन, जैविक बनावट, समाज का प्रत्य प्रधान होना या महिला का साक्षरता दर की कमी? आपको क्वेश्चन क्या बोला? लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। आंसर क्या होगा इसका? जैविक बनावट, जो होगा जैविक बनावट इसका आंसर होगा। चलिए
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, सांप्रदायिकता का सामान्य प्रारंभ होता है जब, अब बताइए, धर्म को सांप्रदायिकता का धर्म यानी कि सांप्रदायिक धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लेना, धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाए, सभी धर्मों को समान रूप से माना जाए या कुछ ही धर्मों की प्रधानता दी जाए। अब बताना है कि आंसर बताइए। जो बच्चे श्योर हैं, ठीक है, श्योर है कि मेरी तैयारी हो चुकी है, हाँ मैं तैयार कर चुका हूँ, जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि हाँ मैम मेरा पूरा तैयार हो गया है, तो मॉडल पेपर है ये। अब लगाइए इससे मॉडल पेपर में, देखिए आपको कितना आ रहा है, आपको खुद पता चल जाएगा 20 में से आपको कितना आ रहा है। अगर आप कहीं भी अटक रहे हैं, एमसीक्यू वीडियो देखिए, मेरा प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में। बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी से ही मैं पढ़ाई हुई हूँ, सारा एनसीईआरटी से ही है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? क्वेश्चन नंबर 10 बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिरक्षा, शिक्षा, मुद्रा या विदेश मामला। देखिए क्या होगा, संघ सूची का विषय नहीं है, ठीक है, संघ सूची का विषय नहीं है, क्या होगा, शिक्षा, क्या होगा, शिक्षा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है, यूपी बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न सेम होगा, क्वेश्चन बस चेंज होगा, ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन देखे रहेंगे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि क्वेश्चन किस लेवल का आएगा। नहीं पता होगा तो कैसे करेंगे, तैयारी आपकी क्या होगी, तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। देखिए निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण बताइए। अब बताइए क्या होगा, गहन खेती, वन उन्मूलन, अधिक सिंचाई या अति पशुचारण। क्या होगा आंसर इसका, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्या होगा, अधिक सिंचाई, आंसर क्या होगा, अधिक सिंचाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये किसका है, भूगोल का है, किसका है, भूगोल का है, ठीक है। नदियों से क्वेश्चन बना है, यानी कि बहुउद्देशीय योजनाओं से बना है, कि बहुउद्देशीय यानी कि बहुउद्देशीय मतलब होता है कि एक चीज को बनाना है और बहुत सारी चीजों में हेल्प करना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में आप सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो वीडियो में जाके देखिए, ठीक है। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। अब आपको एक बात बताती हूँ मैं आपको, देखिए यहाँ पे कितना दिया गया है, 4 क्वेश्चन बना है ना। अब देखिए, अब आपसे पूछ देगा ना, ऐसे पूछेगा अगर पूछना होगा तो, भाखड़ नागल बांध जो परियोजना है किस नदी पर बनाया गया है, एक क्वेश्चन ये बना हुआ। दूसरा हो जाएगा हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया, 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा हो गया सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, और चौथा पूछना होगा तो टिहरी बांध किस परियोजना पर, किस नदी पर बनाया गया है। अब देखिए, अब आपको ये चारों एकदम रट लेना है, क्या करना है, रट लेना है, कि हाँ मैम कह रही है रट लेना है, रटना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे तो 4 दे दिया है आपको, ठीक है। अब अगर यूपी बोर्ड में आएगा ना तो ऐसे पूछ सकता है, चारों ना देकर आपको अलग अलग पूछेगा, तो कितना हुआ, ये 4 नंबर का तो ऐसे ही हो गया। अगर आप ये चारों रट लेते हैं तो आपका 4 नंबर आज के आज ही तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये भाखड़ नागल यानी कि किस नदी पर बनाया गया है, ये बांध जो है किस नदी पे बनाया गया है, भाखड़ नागल बांध यानी कि सतलुज नदी पे, कहाँ पे, सतलुज नदी पे, सतलुज नदी को मिलाइए, ठीक है। अब बोला हीराकुंड, हीराकुंड बांध परियोजना जो है वो कहाँ पे है, हीराकुंड यानी कि महानदी। देखिए हीरा कितना कीमती होता है, बहुत कीमती होता है, ठीक है, तो इससे याद करिए, महान से याद कीजिए, ठीक है, महान, महानदी, महानदी, ठीक है, महानदी। अब नेक्स्ट क्या है, देखिए सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बचा कौन सा, नर्मदा, नर्मदा नदी, और टिहरी बांध को देखिए सबसे लास्ट में क्या बचा है, भागीरथी, ठीक है, भागीरथी, टिहरी, भागीरथी, सरदार सरोवर नर्मदा, सरदार सरोवर नर्मदा। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन आपको यहीं पे मैं तैयार करवा दी, ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन। अब इसको अलग अलग याद कर लीजिए, किसी न किसी सेट में तो जरूर पूछेगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र होते हैं वो आपको नहीं पता होंगे तो देखिए जान जाइए, पहला होता है, दूसरा होता है और तीसरा होता है। प्राथमिक होता है, ठीक है, द्वितीयक होता है और एक तृतीयक क्षेत्र होता है, ठीक है, तृतीयक क्षेत्र होता है। तैयारी अच्छे से कीजिए आप लोग, यूपी बोर्ड के बच्चे जो हैं तैयारी अच्छे से कीजिए आप अपनी। अब इसमें प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है, पूछ रहा है नहीं है, ठीक है। देखिए ऑप्शन केवल क दिया है,
क ख ग दिया है, ख और ग दिया है, घ दिया है, ठीक है। आंसर क्या होगा इसमें? गुड़ बनाना, ठीक है, गुड़ बनाना, गुड़ बनाना। अब देखिए, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का किस आधार पे वर्गीकृत किया गया है? वर्गीकृत किया गया है, आपको बताना है। रोजगार पे, रोजगार पे, रोजगार पे, उद्यम का स्वामित्व पे, आर्थिक क्रियाकलाप पे, श्रमिकों के संख्या पे। आंसर बताइए क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? उद्यम का स्वामित्व, ठीक है, उद्यम का स्वामित्व, यानी कि उद्यमों का जो उद्यम है उनके स्वामित्व के आधार पे सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों को बांटा गया है। 15 क्वेश्चन नंबर क्या है? भूक्षरण, भूक्षरण यानी कि भूमि का क्षरण, ठीक है। भूक्षरण, देखिए भूक्षरण का मतलब होता है, देखिए मैं चाह रही हूँ कि आपको जो मॉडल पेपर मैं दिखा रही हूँ, पैटर्न दिखा रही हूँ, किस तरह का क्वेश्चन आएगा यूपी बोर्ड में, तो मैं चाह रही हूँ आपको थोड़ा बहुत इसमें जो बहुविकल्पी सारा है उसको बता दूँ, आपको पता चल जाए, ठीक है, आंसर पता चल जाए। इसीलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है आपको बताना है कि जो भूमि का जो क्षरण हो रहा है किस लिए, मतलब क्या तात्पर्य है उसका, ठीक है। अब आपको बताना है इसमें आंसर क्या होगा? देखिए, भूमि का अनुपजाऊ होना, क्या होगा? भूमि का अनुपजाऊ होना आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16 है, 16वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन होता है इंग्लिश में? अगर इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं, देखिए संरक्षण होता है, ठीक है, उसका है तरीका समुदाय का सीधी भागीदारी नहीं है। इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदाय में सीधी भागीदारी नहीं है? संरक्षण, ठीक है। संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन। अब बताइए चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? बीज बचाओ आंदोलन, वन्य जीव पशु विहार। अब आपको बताना है कि जो समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं होती, यानी कि समुदाय मतलब लोगों की डायरेक्ट भागीदारी, यानी कि जो डायरेक्ट भागीदारी होती है यानी कि प्रत्यक्ष, ठीक है, नहीं होती है, उसको बताना है। क्या होगा? वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, ठीक है। अब चलिए, उसके बाद क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधक का लक्षण नहीं? जो बच्चे सोच रहे थे ना कि क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में आएगा, देखिए यहाँ पे, देखिए खुद क्वेश्चन देखिए कितने बड़े क्वेश्चन आए हुए हैं, और ऐसे क्वेश्चन मैं करवाई हुई हूँ आपको, वो भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। जाइए डिस्क्रिप्शन में जाइए और प्लेलिस्ट को देखिए, पूरे प्लेलिस्ट को देखिए बारी बारी से। देखिए, सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधक का प्रयोग करती है। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि किस देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधक को बढ़ावा देती है। अधिकतर देश व्यापार अवरोधक का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं। आंसर बताइए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़े होंगे तो आंसर तुरंत बता देंगे इसका। क्या होगा? विश्व व्यापार की संगठन व्यापार और अवरोधक, ठीक है, अवरोधक को बढ़ावा देता है, इसका आंसर होगा। चलिए 18 पे हम लोग आ गए हैं, 20 में से 18 क्वेश्चन पे आ गए हैं। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य, उपज का ज़्यादा, उनके बच्चों का विदेश में बसाया जाना, अधिक मजदूरी देना, या उपयुक्त सभी? उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर बताना है 18 का क्या होगा? अधिक मजदूरी देना, ठीक है, अधिक मजदूरी देना। अब निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? अब बताइए, ये परंपरागत होता है, एक होता है गैर परंपरागत, ठीक है, गैर परंपरागत, ठीक है। एक परंपरागत होता है, परंपरागत, और एक गैर परंपरागत होता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। क्या होगा? कोयला होगा, भूतापीय ऊर्जा होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, या पेट्रोल होगा? आंसर बताइए क्या होगा इसमें? पेट्रोल होगा। क्या होगा? पेट्रोल परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। जो गैर परंपरागत होता है उसमें जो पर्यावरण का प्रदूषण होता है ना, वो बहुत कम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनी के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब ये बताना है आपको, ठीक है। इसका आंसर आप बताइएगा। 20 क्वेश्चन नंबर लास्ट है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, बताइएगा। अब देखिए 20 नंबर का बहुविकल्पी तो बता दिए आपको, ठीक है। अब खंड ब बताना है, खंड ब, खंड अ हो गया, जो 20 नंबर का था, खंड ब क्या है? अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, 50 अंक का है, और एक प्रश्न क्या है? 4 नंबर का, एक प्रश्न 4 नंबर। क्या बोल रहा है? वर्णनात्मक एक उत्तर लगभग 80 शब्दों का, कोशिश कीजिएगा 80 शब्द से ज़्यादा हो जाए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है।
अब सोच रहे होंगे 80 शब्द गिनेंगे कैसे। एक पेपर लीजिए, ठीक है, पेपर लीजिए, 1.5 पेज से कम तो होगा नहीं, ठीक है, 1.5 पेज से कम नहीं होगा। और पेपर कैसा आता है, इस टाइप का आता है, ठीक है, पेपर ऐसे आता है ना कि ऐसे आता है, ठीक है। देखिए पेपर ऐसे नहीं आता है, ऐसे लिखने वाला, ठीक है। पेपर आपका कैसे आता है यूपी बोर्ड में, इस तरह का आता है, ऐसे लाइन बनी होती है, पहला, दूसरा और तीसरा, ऐसे लिखना होता है, ठीक है आपको। तो ऐसे प्रैक्टिस कीजिए 1.5 पेज का आंसर लिखने का, 80 वाला, ठीक है, 80 वाला। क्या बोल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाले महामंदी के 2 कारण आपको पूछ रहा है। जब प्रथम युद्ध हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था, तो महामंदी यानी कि महामंदी के 2 कारण पूछ रहा है। आपको आंसर बताना है 2 कारण क्या था, ठीक है। देखिए एक तो बता दे रही हूँ मैं, बेरोजगारी, जीवन स्तर का, ठीक है, जीवन स्तर और अंतर्राष्ट्रीय तनाव था। क्या था, अंतर्राष्ट्रीय तनाव, 2 बता दी हैं। और इसको पूरा डिटेल में लिखना होता है, यानी कि देखिए अगर मैं बेरोजगारी बता रही हूँ तो उसका पूरा, बेरोजगारी लिख के छोड़ना नहीं है, उसको पूरा लिखना है, ठीक है, पूरा लिखना है, उसके बारे में पूरा समझाना है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाले महामंदी के 2 कारण थे। 2 कारण को लिखना है, एक लिख दीजिएगा बेरोजगारी, दूसरा लिख दीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय असमानता या तनाव था, ठीक है, या फिर जीवन स्तर, इस टाइप का जो होगा लिख लीजिएगा। आप इसको पढ़िएगा, नहीं समझ में आ रहा कह दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कहिएगा, मैम पूरा इसका डिटेल बता दीजिए, बता दूंगी आपको। चलिए कितना हो गया, पहला हो गया क्वेश्चन नंबर 80 नंबर का। अब देखिए अथवा करके जो बोलता है, जो बच्चे समझ नहीं पा रहे ना कि अथवा वाला है मैम, तो अथवा वाले में क्या करना होता है, ठीक है, या तो पहला कीजिए या तो दूसरा कीजिए, यानी कि जो पहला विश्व युद्ध वाला बताई हुआ तो ये कीजिए, आपको वो आ रहा है तो वो कीजिए, या तो ये कीजिए। 1928 के मध्य, 1928 से 1934 के मध्य होने वाले महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभावों का व्याख्या कीजिए। या तो ऊपर वाला क्वेश्चन कीजिए या तो नीचे वाला, दोनों ही 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों ही 4 नंबर का है, तो ऐसे करिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया गया है। क्या, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन का कारण सहित पुष्टि कीजिए। जो सत्ता की साझेदारी है यानी कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें हैं वो एक व्यक्ति, एक संस्था के हाथ में नहीं है, वो बहुत संस्थाओं के हाथ में है, बहुत लोगों के हाथ में, ठीक है। सच्चा लोकतंत्र का मतलब यही होता है, यानी कि एक व्यक्ति के हाथ में नहीं, यानी कि तानाशाही तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, लोकतंत्र है, वहाँ लोकतंत्र है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पता है तो ये लिखिए, ये भी 4 नंबर का है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति में राजनीतिक और राजनीतिक में जाति कथन की व्याख्या कीजिए, ये भी 4 नंबर का है। देखिए समझाना क्या है आपको, जहां अथवा दिया होगा या तो ऊपर वाला कीजिए या तो नीचे वाला कीजिए, जो आपको अच्छे से आ रहा है 80 वर्ड का, यानी कि 80 शब्द में आ रहा है, जो 80 शब्द में जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसका आंसर आप अच्छे से दीजिएगा, ठीक है, या तो ये दीजिए या तो ये दीजिए। देखिए 2 क्वेश्चन है, यानी कि दूसरे क्वेश्चन नंबर में 2 दिया है, पहला दिया है या तो दूसरा, अथवा बीच में क्या लिखा है, अथवा, ठीक है, अथवा लिखा है। तो अगर आपको ऊपर वाला आ रहा है यानी कि पहला क्वेश्चन आ रहा है तो पहला कीजिए, दूसरा आ रहा है दूसरा कीजिए, दोनों क्वेश्चन नहीं करना होता है, एक क्वेश्चन करना होता है, जो आपको अच्छे से आ रहा है, ठीक है, अच्छे से आ रहा है वही कीजिएगा। अब तीसरे पे आइए, आर्थिक विकास में ऊर्जा के आधारभूत आवश्यकता, इनमें कोई 2 कारण लिखना है, अथवा करके दिया है, उसका नीचे वाला पढ़िए। परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप इसको कर सकते हैं अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो। तीसरा में या तो ये कीजिए या तो ये कीजिए, दोनों ही 4 नंबर का है, ठीक है, पहला कीजिए या फिर ये दूसरा कीजिए। ऐसे क्वेश्चन अथवा वाले में केवल एक ही क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। अब देखिए चौथा है, इसी में चौथा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती है, किन्हीं 2 का उल्लेख करना है। या तो ये क्वेश्चन कीजिए या तो चौथे में नीचे वाला दिया है, अच्छे बाजार की किन्हीं 2 लक्षणों के नाम लिखिए। याद कर लीजिएगा आप, अच्छे बाजार क्या होते हैं, नहीं पता है तो मैं बता दूंगी आप सभी को, ठीक है। ये भी 4 नंबर का, ये भी 4 नंबर, कोई एक करना है, बार बार इसलिए बता रही हूँ आपको। एग्जाम में यानी कि जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये नहीं लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन करना है, ठीक है, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए या तो ये क्वेश्चन कीजिए या तो ये, क्योंकि बीच में क्या है, अथवा जहाँ लिखा होता है या तो एक ही क्वेश्चन करना हो, या तो ऊपर वाला कीजिए या तो नीचे वाला। अब देखिए यहाँ आ गया 150 शब्दों का, क्या 150 शब्दों का आ गया, कितना 150 शब्दों का, देखिए
150 शब्दों में लिखना। कोशिश कीजिएगा 2 पेज, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज या 2.5 पेज का लिखने का कोशिश कीजिएगा। देखिए स्पीड बढ़ाना है, स्पीड बढ़ाना है आपको और अच्छे नंबर लाने हैं ना, तो आप कोशिश कीजिए, अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो शनिवार और रविवार को कोशिश कीजिए स्पीड में लिखने का, यानी कि खूब तेज़ से लिखने का, क्योंकि इसका एसएसटी का यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो पेपर आता है टाइम बहुत कम रहता है, ठीक है। 3 घंटा भले ही दिया गया है आपको, टाइम बहुत कम लगता है क्योंकि ज़्यादा लिखना होता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब चलिए 5वां क्या कह रहा है क्वेश्चन, वर्णात्मक 2 है, बताई हूँ 50 नंबर में क्या था, वर्णात्मक 1 वर्णात्मक 2, वो हो गया। अब ये क्या है, उत्तर 150 शब्द में लिखना है, ये जरूर पढ़िएगा कितना, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या होगा 80 वर्ड का आपका आएगा, ये निश्चित है 80 वर्ड का आएगा, और दूसरा क्या आएगा 150 शब्द का आएगा। इसीलिए पूरा डिटेल में बता रही हूँ ताकि वहाँ पे आपका जाके टाइम वेस्ट नहीं हो कि ये पढ़े फिर ये पढ़े फिर उसके बाद क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करे, टाइम चला जाता है। 3 घंटे का ही मिला होता है टाइम आपको, तो यहाँ पे अगर आपको पता होगा तो आप यहाँ भले टाइम लग जाए, ठीक है, वहाँ पे टाइम बहुत कम होता है, इसलिए पूरा डिटेल में बता रही हूँ। चलिए 5वां क्या बोल रहा है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए, इसे उन्होंने स्थगित क्यों किया। अब देखिए इसका आंसर मैं एमसीक्यू में पूरा बताई हूँ, यहाँ भी समझा दे रही हूँ आपको, ठीक है। क्या होगा, जो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 से 1922 तक हुआ था, इसी के बीच हुआ था। आंदोलन क्यों चला था, देखिए पहला कारण क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, 1919, ठीक है। और दूसरा क्या था, रोलेक्ट एक्ट, ठीक है, रोलेक्ट एक्ट था, रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया था। रोलेक्ट एक्ट को क्या काला कानून की संज्ञा दी गई थी, इसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर रोलेक्ट एक्ट आया, फिर स्वराज की मांग की गई, उसी में असहयोग आंदोलन चलाया गया था 1921 से लेके 1922 में, ठीक है, 1920 से लेके 1922 ईस्वी तक, ठीक है। और किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए, कारण बता दिए, और स्थगित क्यों हुआ था, चौरी चौरा की वजह से, ठीक है। चौरी चौरा, चौरी चौरा कांड कब हुआ था आप बताइए, 4 फरवरी किस सन में हुआ था आप ये बताइए, ठीक है। 4 फरवरी, इसी कारण क्यों स्थगित हुआ था, किस कारण हुआ था ये बताइए। अब देखिए क्या 2 2 4 ये 6 नंबर का है, देखिए जो 150 शब्दों का है वो 6 नंबर आपको दिलाएगा। तो देखिए लास्ट में आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन को कैसे लिखना है, आपको अगर नहीं आ रहा है तो, ठीक है, क्वेश्चन को कैसे अगर नहीं आ रहा तो कैसे लिखना है। अब देखिए जो 150 का है, 150 शब्द का है, वो आपको 6 नंबर दिलाएगा, 6 नंबर। तो एकदम अच्छे से पढ़िएगा, और एसएसटी में अगर पढ़ते हैं ना तो बहुत अच्छा नंबर इसमें मिलता है, ठीक है। अब ये महात्मा गांधी से है, ये अब आपको चैप्टर भी बता रहे हैं किस पार्ट से इसको लिया गया है, जो भारत में जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद उस चैप्टर से इसको लिया गया, ठीक है। भारत में जो राष्ट्रवाद है उस चैप्टर से, इस पार्ट से लिया गया है, इसको चैप्टर का नाम भी बता रही हूँ इसीलिए आपको। अब सत्याग्रह का क्या अर्थ है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलन का नाम लिखिए। अब देखिए एक तो था चंपारण, ठीक है, चंपारण को याद कर लीजिए, ठीक है। अहमदाबाद का है, बहुत सारा आंदोलन इन्होंने चलाया था, कोई 2 आंदोलन इसको याद कर लीजिए, या फिर मैं लॉन्ग वीडियो में आपको समझा दूंगी आंदोलन के बारे में, कौन कौन से आंदोलन चलाए थे, कब चलाए थे। अब देखिए 5वां जो क्वेश्चन है उसमें से पहला कीजिए या फिर दूसरा कीजिए, या तो आपको महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वाला कीजिए या फिर ये वाला कीजिए। 6 नंबर का दोनों है, दोनों में से एक करना है। अथवा दिया है, इसलिए बार बार बोली अथवा दिया है, अथवा दिया है, इसमें से एक करना है, अथवा में से पहला कीजिए या फिर दूसरा कीजिए। चलिए अब देखिए 6वां क्वेश्चन नंबर है, बारी बारी से अच्छे से बता रही हूँ, ठीक है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकताएं क्यों पड़ी, किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। क्या करिए, 2 कार्यों का उल्लेख करना है आपको। अब ये बताना है, या तो ये करिए या तो नीचे वाला करिए, अथवा दिया है। लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी व वैध शासन व्यवस्था देता है, कथन की व्याख्या करना है। 6 नंबर का है, बार बार इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। देखिए बार बार इसीलिए बता रही हूँ, आपको ध्यान रहे कितना नंबर का। अब चलिए 7वां क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन नंबर है, 7वां क्या कह रहा है, देखिए 7वां बोल रहा है मृदा अपरदन, ये भूगोल का क्वेश्चन है। मृदा अपरदन की भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभाव का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का है, ये भूगोल का है, प्रश्न है भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाज का उल्लेख कीजिए। जो मोटे अनाज है यानी कि ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक है, कोदो, ठीक है, ये क्या है मोटे अनाज में आते हैं, उल्लेख कीजिए। और इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए उपयोग में किए जा रहे
इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, यानी कि जो मोटे अनाज है, देखिए इस समय मोटा अनाज लोग बहुत कम खा रहे हैं और पैदावार भी कम हो रही है इसकी। तो इसके पैदावार को बढ़ाने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं और किन्हीं दो का उल्लेख करना है, उपाय बताना है और दो का उल्लेख कीजिए, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पूरा कितना है, 6 नंबर का है, बार बार बता रही हूँ। ठीक है, 150 शब्दों का जो प्रश्न है वो आपका 6 नंबर का आएगा। अब 8वां देखिए, असंगठित क्षेत्र में श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं, इनके 3 कारण का उल्लेख करना है। 3 कारण का उल्लेख करना है, ये तो ये करिए या तो नीचे वाला आ रहा है तो ये कीजिए। मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास सूचकांक को मापने के प्रमुख कारण अथवा अवयव बताइए। क्या आपको पता है मानव विकास सूचकांक क्या होता है? देखिए क्या होगा, क्या बोलते हैं इसको, HDI। ठीक है, HDI होता है इसका, मानव मतलब ह्यूमन, विकास मतलब डेवलपमेंट, और सूचकांक मतलब इंडेक्स होता है, HDI इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HDI। नहीं याद है तो आप पहली बार नाम सुन रहे तो यहीं पे याद करके जाइए। ठीक है, HDI बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, किसी देश के लोग में कितने लोग स्वस्थ हैं, यानी कि ये क्या करता है, किसी देश में लोग कितने स्वस्थ हैं, यानी कि लोग कितने स्वस्थ हैं। ठीक है, यानी कि बीमारी नहीं है उनको, कितने लोग शिक्षित हैं और कितने लोग समृद्ध हैं। ठीक है, ये बताता है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास को मापने के प्रमुख अव्यय कौन कौन से हैं, ठीक है, ये पूछ रहा है। इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगी, आपको देखिएगा। और ये छापता कौन है? UNDP। कौन छापता कौन है? यानी कि जो ये मानव विकास सूचकांक निकालता है, कौन निकालता है? UNDP निकालता है, UNDP। इसका डिटेल वीडियो बनाऊंगी, देखिएगा। ठीक है, UNDP बनाता है। क्वेश्चन बन गया। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको बहुविकल्पी का बताती हूँ, जो मानव विकास सूचकांक कौन छापता है, ठीक है, ये पूछ गया तो आप क्या बताएंगे? UNDP। क्या? UNDP बताना है, UNDP करता है, सीधा सीधा याद रखिएगा। ठीक है, अथवा वाले क्वेश्चन हो गए हैं। अब चलिए आते हैं मानचित्र संबंधित प्रश्न पे आते हैं। क्या बोल रहा है मानचित्र संबंधित प्रश्न, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए दृष्टिबाधित जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए अलग है और आपके लिए अलग है। तो ठीक है, आपके लिए क्या है, देखिए पढ़िए। निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में, ये जो चिन्ह डॉट दिया है ना, ऐसे देखिए, ये ऐसे दिया है, ये जो चिन्ह दिया है, चिन्ह द्वारा नाम सहित, अब देखिए क्या करना है, नाम सहित, ध्यान से पढ़िएगा। मैं इसीलिए आपको बारीकी से बता रही हूँ, अच्छे से बता रही हूँ, ताकि आपको कोई भी समस्या ना आए, इसीलिए मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ। देखिए, चिन्ह और नाम सहित दर्शाइए सही नाम व सही अंकन हेतु। यानी कि अगर आप नाम लिख रहे हैं, ठीक है, आपको कितना मिलेगा, इतने अंक मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद सही अंकन कर रहे हैं, यानी कि जो चिन्ह जो दर्शा रहे हैं, अब देखिए मैप में अगर चिन्ह दर्शा रहे हैं कि मध्य प्रदेश कहाँ है, तो मध्य प्रदेश कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ लिख दिए मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। कितना अंक मिला आपको, कितना अंक मिला? देखिए अंक आपका निर्धारण किया गया है, कितने अंक है, देखिए इतने अंक आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आपको दर्शाना है, इसीलिए अच्छे से बता रही हूँ। सही नाम बताना है और सही अंकन हेतु, यानी कि अगर आप दर्शा रहे हैं, मानचित्र में दर्शा रहे हैं, तो आपको इतने नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, बताइए कहाँ था? कहाँ था? अमृतसर। कहाँ पे? अमृतसर। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। कहाँ है? पंजाब में। अब देखिए ये लिख देंगे और उसके बाद से अब आप क्या करेंगे, मैप बनाएंगे। मैप अगर मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, आप बनाना सीखिए, क्योंकि बार बार मैं बोलती हूँ कि मानचित्र को बनाना सीखिए। यहाँ कहीं अगर मान लीजिए पंजाब है, ठीक है, पूरा मैप नहीं बनाई हूँ, यहाँ कहीं पंजाब है तो यहाँ पे ऐसे दर्शा दीजिए, पंजाब है, यहाँ पे लिखिए अमृतसर। ठीक है, अमृतसर लिखिए। ठीक है, अगर दिया गया है दर्शाने के लिए तो वो लिखिए। ऐसे ही मानचित्र को बनाना है। नाम जरूर लिखिएगा, नाम के लिए भी अंक का निर्धारण किया गया है। ठीक है, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया था, अब आपको ये बताना है, आंसर बताना है। और फिर तीसरा क्या बोला, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था, कहाँ था? चंपारण था, चंपारण बिहार। कहाँ है चंपारण? कहाँ है? बिहार में है चंपारण। चंपारण कहाँ पे है? बिहार में है, बिहार में। ठीक है, बिहार में है। इसको बताई हूँ, डिटेल में वीडियो बनाई हूँ, देखिएगा। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, कहाँ था?
अहमदाबाद में किए थे ना, ठीक है, अहमदाबाद में। कहाँ पे? अहमदाबाद में। याद रखिएगा, कहाँ पे? अहमदाबाद में। ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। वह स्थान जहाँ पे दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था आप बताइए? नागपुर में। कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था, ठीक है। नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ पे है नागपुर? महाराष्ट्र में है। आपको ये भी बताते चल रही हूँ, ठीक है। ये क्या होगा? इतिहास का है। देखिए दो दो बोला है ना मानचित्र को, ये क्या हो गया? इतिहास का हो गया, ठीक है। अब भूगोल पे आइए। अब देखिए भूगोल पे आना है। अब ध्यान रहे, ठीक है। जो बच्चे कंफ्यूज है ना, यहाँ पे लिखा केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, देखिए जिनको बहुत ज़्यादा दृष्टि से यानी कि आंखों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा समस्या होती है, ठीक है, जो बच्चे हैं उनको, उनके लिए है केवल, जो मैप में दर्शा नहीं सकते, ठीक है। ये केवल आपके लिए नहीं है ये, ठीक है, दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए। नीचे पढ़ लीजिएगा तब उसके बाद करिएगा। ये आप लोग के लिए नहीं होता है, दृष्टि बाधित जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए होता है ये, ठीक है। तो लिखा हुआ है आपका मानचित्र वाला ऊपर, ये बता दी हूँ, ये आपके लिए नहीं होता है। अब चलिए दूसरा देखिए, मानचित्र कार्य दिया है यहाँ पे दिया, देखिए दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। अब क्या दर्शाना है? निम्नलिखित को दर्शाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, पश्चिम बंगाल का एक उद्यान चिन्ह द्वारा दर्शाना है। देखिए यहाँ पे एक छोटा मैप बनाते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल को किस चिन्ह द्वारा? देखिए यहाँ पे चिन्ह दिया है, अपने आप से तो चिन्ह मत बनाइएगा, यहाँ पे चिन्ह दिया गया है, ठीक है। चिन्ह दिया गया है बॉक्स की तरह। अब बताना है आपको पश्चिम बंगाल को उद्यान की तरह बनाना है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा? आंसर बताना है आपको, बताइए आंसर क्या होगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल का एक उद्यान का नाम लिखिएगा, ठीक है। क्या होगा? सुंदरवन, ठीक है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। क्या होगा? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ये हो गया, नाम हो गया, नाम लिखिएगा। और उसके बाद से क्या करना है? नाम लिख दीजिएगा कॉपी में। उसके बाद क्या करना है? एक मैप बनाना है। मैप मिलेगा तो ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ। अगर यहाँ कहीं सुंदरवन है, ठीक है, तो यहाँ पे एक बॉक्स बना दीजिए। ये क्या हो गया? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान हो गया। क्या हो गया? बॉक्स बनाना है, ये हो गया सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद नर्मदा नदी का बना बांध चिन्ह द्वारा दर्शाइए। जो नर्मदा नदी पर जो बांध बना है, 4 अभी बहुविकल्पी आया था ना, मैं बोली हूँ ना कि ये चारों याद के लिए 4 नंबर का मिल जाएगा आपको। मानचित्र में भी मदद करेगा आपका और क्वेश्चन में भी मदद करेगा, एमसीक्यू वाले में, ठीक है। नर्मदा नदी पर बांध कौन सा है? सरदार सरोवर बांध, ठीक है। सरदार सरोवर बांध मैप बनाइएगा, मैप मिलेगा तो ठीक है। इसीलिए बोल रही हूँ मैप को रफली बनाना सीखिए। देखिए इस तरीके से तुरंत, ठीक है। सरदार सरोवर बांध होगा, इसमें महानदी द्वारा चिन्ह को दर्शाइए। यहाँ कहीं ऐसे करिए, महानदी अगर यहाँ से बतिए तो महानदी को इस तरह से दर्शाइए। देखिए बोल क्या रहा है? इस तरह से महानदी, ठीक है, महानदी। झारखंड का एक कोयला क्षेत्र का चिन्ह का नाम बताइए। अब देखिए ऐसे मैप बनाइए, यहाँ कहीं झारखंड आएगा, ठीक है। झारखंड को किस चिन्ह से द्वारा दर्शाना है? कोयला का चिन्ह, ठीक है। यहाँ पे देखिए झारखंड में जो कोयला का क्षेत्र बताना है आपको, कौन कौन सा है? देखिए एक हो गया झरिया, झरिया कोयला क्षेत्र, ठीक है, झरिया। और एक हो गया बोकारो। क्या हो गया? बोकारो। कोयले का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। नाम याद रखिएगा। अब देखिए दर्शाना कैसे है आपको, नाम याद करिए, मैप बनाइए छोटा सा। अगर यहाँ कहीं, ठीक है, झरिया है तो आपको कैसे दर्शाना है? बस ऐसे कर देना है, क्योंकि यहाँ चिन्ह दिया गया है सर्कल का, यानी कि गोल का चिन्ह दिया गया है और गोल यहाँ पे बना दिए। क्या हो गया? यह झरिया, ठीक है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन का चिन्ह द्वारा दर्शाइए। देखिए एक पत्तन यानी कि बंदरगाह बताना है आपको, भारत के पूर्वी तट। अब जिस बच्चे को पूर्वी और पश्चिमी तट नहीं पता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए दूसरे पेज पे समझाती हूँ। पूर्वी तट का नाम पूछा है ना, देखिए चलिए इस वाले पेज पे आपको समझाती हूँ पूरा डिटेल में कि क्या है पूर्वी तट और पश्चिमी तट क्या है, ठीक है। देखिए ये हो गया पूर्वी तट, क्या है? पूर्वी तट। ये हो गया पश्चिमी तट, पश्चिमी तट। देखिए अब इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं ना, देखिए ये वेस्टर्न
घाट है, ठीक है, वेस्टर्न घाट है। और ये क्या हो गया, ईस्टर्न घाट है, ठीक है, ठीक है, ईस्टर्न घाट है, ठीक है। पूर्वी तट यानी कि ये वाला साइड हो गया और पश्चिमी तट ये वाला साइड हो गया, ठीक है। याद रखिएगा क्या होगा, पूर्वी और पश्चिमी तट ये वाला हो गया, ठीक है। अब बताना मैं क्या चाह रही हूँ, अगर इस वीडियो का अच्छे से देखिएगा मैप को, ठीक है, मैप को अगर अच्छे से देख लेते हैं आप, तो आपके सारे डाउट पूर्वी और पश्चिमी तट से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए सही से इसमें पेंसिल नहीं घूम रहा है इसलिए अच्छे से नहीं बन रहा है। देखिए ये हो गया पूर्वी और ये हो गया पश्चिमी तट, ठीक है। अगर आपसे पूछे कोई कि जो बंगाल की खाड़ी है पश्चिमी तट पे है या पूर्वी तट में है, अब बताइए, आप बता देंगे ना। अगर आप देखे होंगे तो क्या बताएंगे, यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी यहाँ गई, ठीक है, बंगाल की खाड़ी पूर्वी तट में है। अब अरब सागर कहाँ पे है, आपको ये पूछ रहा है अगर कोई, अरब सागर कहाँ है, तो आप अगर मानचित्र देखे होंगे तो अरब इस तरफ पड़ता है, इस तरफ, ठीक है, इस तरफ पड़ता है, तो क्या है, पश्चिम की तरफ है, क्या है, पश्चिम की तरफ है, ठीक है। और तट बोल रहा है, तट का मतलब होता है पूर्वी तट का मतलब, देखिए तट का मतलब होता है, ये देखिए ये है ना, ये लाइन जो बना रही हूँ मैं ये तट होता है, ठीक है। ये लाइन जो बन रहा है ये तट है, क्या है, पूर्वी तट है, भारत का पूर्वी तट है, ठीक है, ठीक है। और ये क्या है, पश्चिमी तट है, क्या है, पश्चिमी तट है, ठीक है। अब भूलेगा भी नहीं आपको, ठीक है, पूर्वी तट और ये क्या है, पश्चिमी तट है, ठीक है। पूर्वी तट और पश्चिमी, पूछ क्या रहा है, पत्तन का नाम यानी कि बंदरगाह का नाम पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ कहीं चेन्नई पड़ता है तमिलनाडु में, ठीक है, चेन्नई, ये दर्शा दीजिए आप, ठीक है, चेन्नई, ठीक है। ये बताने का मेरा बस ये ही था कि आपको पूर्वी और पश्चिमी तट पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बनता है, पूर्वी तट कौन सा है, पूर्वी ये है, फिर बोल रही हूँ ये क्या है, पश्चिमी है, ठीक है, पश्चिमी। और तट का मतलब होता है, ये देखिए यहाँ तक, ये क्या है, पूर्वी तट है, जहाँ पे जमीन होता है, ध्यान से सुनिए, आसान भाषा में सुनिए, जहाँ जमीन होती है, ठीक है, ये पश्चिमी तट है, ठीक है, पश्चिमी तट है। मैप से इसलिए, मानचित्र से इसलिए बता रही हूँ, आपको ध्यान से पता हो जाना चाहिए, ठीक है। देखिए मैं आप पूरा डिटेल में पूरा वीडियो बताई हूँ, अच्छे से पूरा बताई हूँ, पूरा बढ़िया से, कौन सा कितने नंबर का आता है। और अब नेक्स्ट क्या बताऊँगी, जो 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है ना, ठीक है, एक सेट उठाएंगे, उस सेट में बताएंगे कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। अंत तक मेरे साथ बने रहिए, पूरा प्लेलिस्ट देखिए। मेरे बताने का एक ही बस तरीका है कि आप लोग अच्छे नंबर लेके आए, ठीक है, नंबर आए अच्छे आपके यूपी बोर्ड में, ठीक है, ठीक है, यूपी बोर्ड में आपके अच्छे नंबर आए। ध्यान से पढ़िएगा, जितना भी मॉडल पेपर आपको अच्छे से बताई हूँ, ठीक है, पूरा अच्छे से पढ़िएगा। देखिए पूरा यहाँ पे हो गया, और ये दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, आपके लिए बिल्कुल नहीं है। जितना बताएं ध्यान से पढ़िएगा। 2 मानचित्र आता है, अभी से लेट नहीं हुआ, अभी से मानचित्र बनाना सीखिए, उसको दर्शाना सीखिए। नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए मैम नहीं आ रहा है, आप और अच्छे से समझा दीजिए, और अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। धन्यवाद दोस्तों।